हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और थोड़े से समय में इसका रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। समय है लगभग 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच का जो समय है। उस समय के किसान की स्थिति, जमींदारों की व्यवस्था, राज्य में कृषि की व्यवस्था और मुगल साम्राज्य का किस तरह से प्रबंधन था, किस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, मुगल साम्राज्य किस तरह से शासन करता है, इन सभी के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और इसको थोड़े से समय में इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो जितने भी स्टूडेंटों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हिस्ट्री से संबंधित अन्य क्लासेस को ज़रूर देखें। आपके लिए वह लाभदायक रहेंगी और रिवीजन के तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज हैं, इनको आप ज़रूर देखिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान मतलब भारत में करीब 85% लोग गाँव में रहते थे। तो जो 16वीं 17वीं सदी में हमारे देश में 85% लोग कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। यानी 100 में से 85 जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? गाँव में। तो मुख्य रूप से जो निवास था वो कहाँ था? ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या था? निवास था। नेक्स्ट, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। छोटे खेतिहर मतलब जो छोटे खेती वाले जो किसान थे वो भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। यानी कि छोटे किसान और बड़े जमींदार वह सभी लोग किससे जुड़े हुए थे? भूमि के कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें कौन रहते थे? किसान रहते थे। तो गांव में ज्यादातर लोग कौन रहते थे? वहां पे किसान रहते थे। कृषि इतिहास के मुख्य स्रोत मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। तो मुगलों ने जब हमारे देश पर शासन किया था तो उन्होंने अपनी निगरानी में कृषि के उत्पादन का, कृषि का लेखा जोखा उन्होंने लिखा। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी इस काल के स्रोत हैं। यानी हमें इस समय की जो कृषि व्यवस्था थी उसके बारे में हमें मुगल काल के जो दस्तावेज हैं उनसे जानकारी मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज से जानकारी मिलती है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के जो राजा रहे हैं उन्होंने जो अपने दस्तावेज तैयार करवाए हैं कृषि के बारे में, उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। रैयत, मुजरियान, खुद काश्त, पाहे काश्त किसान के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द है। तो उस समय किसान के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक शब्द है रैयत, मुजरियान, खुद काश्त, पाही काश्त। भारतीय मानसून कृषि की रीढ़ था। तो देखिए उस समय जो लोग खेती करते थे वह खेती करने वाले लोग मुख्य रूप से मानसून पर आधारित थे। यानी कि अगर बारिश हो गई तो खेती अच्छी हो जाती थी, अगर बारिश नहीं हुई तो खेती अच्छी नहीं होती थी। तो इस तरह से वो मानसून पर आधारित थे। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। एक खेती पतझड़ के मौसम में खरीफ की खेती और दूसरी बसंत ऋतु में रबी की खेती की जाती थी। मध्यकाल में कृषि वर्षा पर निर्भर थी, पर सिंचाई के लिए कुछ कृत्रिम उपाय भी अपनाए गए। शहरों द्वारा कुओं से पानी निकालकर नहरों द्वारा तो कुओं से पानी निकालने की व्यवस्था के आधार पर सिंचाई के स्रोतों को विकसित किया गया और नहर बनाकर भी सिंचाई के स्रोतों को विकसित किया गया। लेकिन उस समय ज्यादातर जो खेती थी वह मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर क्या थी? आधारित थी। आगे हम बात करें अगला पॉइंट है मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए ही नहीं की जाती थी, बल्कि स्रोतों में हमें अक्सर जिन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मध्यकाल में जब किसान खेती करते थे तो वो केवल इस तरह से खेती नहीं करते थे कि भाई वो अपना भोजन प्राप्त कर लें या एक गुजारा कर लें। उन्होंने कोशिश की थी कि अच्छी से अच्छी फसलें उगाई जाएं और अच्छी फसलों को एक शब्द का नाम दिया गया, जिन्स ए कामिल। मध्य भारत एवं उदाहरण के लिए गन्ना, कपास जैसी नकदी फसलें यानी गन्ना और कपास जैसी नकदी फसलों को उगाया गया, जिससे वह व्यापार करके उन फसलों को बेचकर कुछ आमदनी प्राप्त करते थे। तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों में आते थे। मध्य भारत एवं दक्कनी पठार की जमीन पर कपास उगाई जाती थी। तो उस समय मध्य भारत और दक्कन के पठार वाली जो जमीन थी वहाँ कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल चीनी के लिए मशहूर था। तो मुगल काल में
बंगाल किसके लिए मशहूर था? चीनी के लिए, चीनी उत्पादन के लिए मशहूर था। आगे हम बात करें, टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां, अनानास एवं पपीता भारत में नई दुनिया से लाए गए। तो भारत में नई दुनिया से यानी कि भारत के बाहर से कौन कौन सी चीज़ों को हमने यहाँ पर लाए और उगाया? टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां और अनानास और पपीता। ये यहाँ के हमारे देसी जो हैं फल और सब्जियां नहीं हैं। ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे, खेती और किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुकद्दम। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो जो लोग उस समय की जो रचनाएं लिखी गई हैं, तो उन रचनाओं में जो लोग जंगलों में रहते थे, उन लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। तो 17वीं शताब्दी में एक किताब ने ये कहा कि राजपूत जो थे वो मूलतः क्या थे? किसान थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायतों में भी विविधता पाई जाती थी, यानी जो पंच थे वो अलग अलग जातियों के रहते थे। ग्राम पंचायत के अलावा गांव की हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। ग्रामीण समाज में किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय सब लोग जो थे वो मिलजुल कर रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, कृषि समाज में महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी, जैसे कि बुवाई, निराई, कटाई में साथ साथ और पकी हुई फसल का दाना निकालने का भी काम करती थी। तो महिलाएं पुरुषों के साथ उस समय खेती में क्या है? बराबर की हिस्सेदारी रखती थी, बराबर का वह काम करती थी। जमींदार राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे, थोड़ा जैसे किसानों से टैक्स लेकर, और वह राज्य को क्या करते थे? पहुंचाते थे। वह टैक्स किसी भी रूप में हो सकता था, अनाज के रूप में हो सकता था, या किसी भी अन्य सेवाओं के रूप में हो सकता था। अगला पॉइंट है, जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन को मिल्कियत कहा जाता था। क्या नाम दिया जाता था? मिल्कियत। तो जमींदारों की जो व्यक्तिगत जमीन थी, उस जमीन को क्या नाम दिया गया है? मिल्कियत कहा गया है। मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंध एक पिरामिड के रूप में थे। मध्यकाल में भू राजस्व के इंतजामात के 2 चरण थे। पहला था कर निर्धारण और दूसरा था वास्तविक वसूली। पहला भू राजस्व का जो इंतजाम किए गए थे वो टैक्स के आधार पर, और दूसरा वास्तविक वसूली के आधार पर। कृषक ग्रामीण समाज का एक मुख्य वर्ग था। उससे वसूले गए राजस्व पर ही पूरा प्रशासन और राजतंत्र आधारित था। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा प्रशासन है और मध्यकाल की जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, या पूरे शासन जो था, वो किसानों पर ही क्या था? निर्भर था। इटली के यात्री जैवानी कारेरी ने लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था। इसने इस बात का सजीव चित्रण पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। तो चांदी का बहुत महत्व था, गहनों का हमारे देश में शुरू से ही महत्व रहा है। तो इटली के यात्री ने कहा है, जैवानी कारेरी ने कहा है कि किस तरह से चांदी जो थी वो भारत में लाई जाती थी। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुर्जर, माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी से ऊपर उठ गईं। तो बागवानी और पशुपालन की वजह से जो अहीर लोग थे, गुर्जर थे और माली जो जातियां थीं, वो सामाजिक व्यवस्था में उच्चतम स्तर पर आने लगी। आगे हम बात करें जजमानी। 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार लोहार, बढ़ई, सुनारों आदि को उनकी सेवा के बदले रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे, और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। यानी जमींदार जो थे वो लोहार, बढ़ई, सुनार को जो रोजाना काम करते थे उनके लिए और खाने के लिए जो पैसा देते थे, नकदी देते थे, उसको क्या कहा गया है? जजमानी कहा गया है। ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसला लेते थे, कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। तो यहाँ पर भी ये इंडिकेट किया गया है कि मध्यकाल में कमजोर वर्गों का क्या होता था? शोषण होता था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक एवं नागरिक मामलों की क्या थी? जिम्मेदारी थी। तो मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में विद्यमान थी, और मनसब के अनुसार अधिकारियों को पद दिए गए थे और उन्हीं के अनुसार उनको कार्य दिए गए थे। छोटे गणराज्य जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधन और श्रम का बंटवारा करते थे,
तो वहाँ पर छोटे गणराज्य जो थे वो मुगल काल में जो मुगल शासन था उसके अधीन कार्य करते थे, लेकिन छोटे गणराज्यों में जो लोग थे, किसान थे, उसके लोग थे, वो मिलकर भाईचारे के रूप में रहते थे। इस काल में जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी, किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि का लगातार विस्तार हुआ। सिंचाई कार्यों को राज्य में मदद मिलती थी, तो सिंचाई कार्यों को राज्य में किया गया, और यह जो समय था वो कौन सा था? मुगल काल का समय था। मुगल काल में जमा निर्धारित रकम थी, हासिल सचमुच वसूली गई रकम थी। तो जमा क्या था? एक निर्धारित रकम थी मुगल काल में, और हासिल था सचमुच वसूली गई रकम। राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को अमीर ए गुजार कहलाते थे। अमीर ए गुजार, जो अधिकारी राजस्व वसूलते थे उनको अमीर ए गुजार कहा जाता था। अकबर ने भूमि का वर्गीकरण करवाया। तो ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किसने भूमि का वर्गीकरण करवाया? अकबर ने। उनके अनुसार राजस्व निर्धारित किया गया, पूलज, पड़ौती, चचर और बंजर। यानी भूमि का जो राजस्व है वो पूलज के आधार पर, पड़ौती के आधार पर, चचर के आधार पर, बंजर के आधार पर। अगला है अकबरनामा। अकबरनामा अकबर के काल का अबुल फजल द्वारा 3 जिल्दों में रचा गया ऐतिहासिक दस्तावेज है। अकबरनामा को किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, अकबर के काल में लिखा है, 3 जिल्दों में लिखा गया है। और आईने अकबरी इसी का एक भाग है। जो तीसरा जो भाग है उसका नाम क्या है? आईने अकबरी है। 5 भाग दफ्तरों में संकलित आइन में अकबर के दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, प्रांतों का भूगोल, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज का विवरण दिया गया है 5 भाग में। आइन में जोड़ संबंधी गलतियां, संख्यात्मक आंकड़ों में विषमता पाई गई है। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। पूलज वह भूमि है जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली छोड़ा नहीं जाता। पड़ौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खेती कोई ताकत वापस पा सके। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है, और बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों तक कोई भी खेती नहीं की गई है। तो अकबर के शासनकाल में भूमि का 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। पूलज, पड़ौती, चचर और बंजर के रूप में अकबर ने भूमि का 4 भागों में वर्गीकरण करवाया अपने शासनकाल के दौरान। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हिस्ट्री विषय की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी अन्य क्लासेस को जरूर देखिए। निश्चित रूप से आपको उनसे लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।